ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? ये मेरे पास डबल आया, किसी का है तो बस काम देखिए मैम के पास दे बात मैम के पास। हाँ बोला सर, जाओ बैठो करो जल्दी जल्दी। क्या हो रहा है? बाहर घंटा सर आए मुझे। हाँ ठीक है सर। यस आओ सर मेरा ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। आपका नाम? आर्या। आपका? भैरवी। आपका? पार्थ। किधर किधर है? ये किधर गया? तू हाँ सॉरी। आपका नाम? वरद। ठीक है, हम लोग एक छोटा सा नॉर्मल सा एक टॉपिक लास्ट लेक्चर का बचा है, मतलब एकदम 2-3 मिनट का काम है, वो लेक्चर के लास्ट में लेने की कोशिश करेंगे। उसमें बस एक एक्सप्लेनेशन बाकी है। अभी के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2। नाम क्या है? लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, 10th का सेकंड टॉपिक है। जो लोगों का आज पहला लेक्चर है उनका काम क्या है? देखना है कि टीचर तुमको अच्छे से पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, पढ़ाया हुआ समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, और इससे आपको फायदा होगा या नहीं होगा, या आप लोग चेक करोगे और फिर आपका अगले लेक्चर का डिसाइड रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये रिव्यू देना है बाहर कि टीचर ने तुमको अच्छे से पढ़ाया नहीं पढ़ाया। अब बेसिक में थोड़ा सा बता दूंगा, पहले चैप्टर के बारे में इंट्रो करवाऊंगा, फिर हम आगे जाएंगे। चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। पार्ट 1 है बेसिकली, मतलब इसका पार्ट 2 भी रहेगा। जैसे आजकल की मूवी चल रही है 2 भागों में, वैसे भी हमारा चैप्टर अब किसने 3 भी बना दिया, कोई अब 4 भी बना रहा है। ठीक है, अलग अलग मूवीज है। अब चैप्टर स्टार्ट कहां से हो रहा है? तो चैप्टर नाम से ही हम स्टार्ट करेंगे। लाइफ प्रोसेसेस। हमारे बॉडी में अलग अलग प्रोसेसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। उसमें एक है डाइजेशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है सर्कुलेशन, चौथा है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को कैसे कंट्रोल करती है, और 5 नंबर का है एक्सक्रीशन। अलग अलग वेज है हमारे बॉडी में, अलग अलग सिस्टम से जो काम कर रही है। इतना समझा? बेसिक से जाते हैं। पहले मुझे ये बताओ, अगर ये सारी सिस्टम एक ही चैप्टर में पढ़ाने की कोशिश की जाए तो तुमको होगी क्या? इतना नहीं होगा। जितना तुम्हें कॉन्सेप्ट समझने चाहिए वो वहां पे नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? स्टेप बाय स्टेप चेंज करवाया है। एक टॉपिक में तुमको ये पढ़ाएंगे, दूसरे में उसकी अगली सीढ़ी, उसकी अगली सीढ़ी, ऐसा स्टेप बाय स्टेप लेकर गए। तो इस चैप्टर में हमें पार्ट 1 में बॉडी के बारे में कुछ पढ़ना है और पार्ट 2 में थोड़ा बहुत पढ़ना है। समझा? नेक्स्ट, पार्ट 1 में तुम्हें क्या पढ़ना है? पार्ट 1 में क्या पढ़ना है? पार्ट 1 में तुम्हें 2 क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं। कितने क्वेश्चन है अपने पास? 2। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हाउ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन समझा सबको? क्या क्वेश्चन है? हाउ एनर्जी प्रोड्यूस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है? दूसरा वाला क्वेश्चन है कि हमारी जो बॉडी है उसकी ग्रोथ कैसे होती है। क्या कैसे होती है? ग्रोथ ऑफ बॉडी। हमें ये 2 क्वेश्चन देखने हैं लास्ट तक चैप्टर में। तो पहला जो पूरा आधा पोर्शन रहेगा चैप्टर का, वो टोटली किस पे डिपेंड रहेगा? फर्स्ट क्वेश्चन पे, कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। और दूसरा किस पे डिपेंड रहेगा? हमारे बॉडी की ग्रोथ कैसे होती है। तो ग्रोथ का मतलब क्या है? सेल का मल्टीप्लाई होना, सेल का मल्टीप्लाई होना। बेसिकली तुम कहो, मैं कहो, हर कोई एक यानी 2 ही सेल से बने हुए हैं। कितने सेल से? 2। एक है स्पर्म और दूसरा है ओवम। ये 2 सेल बाद में जाके बन गए जाइगोट। ये जाइगोट बाद में जाके बन गया एम्ब्रियो। क्या बना? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बाद में जाके बना फीटस। फिर डिलीवरी प्रोसेस हुआ, फिर हमारी बॉडी आज इतनी है। इसका रीजन क्या है? ग्रोथ।
इसका रीजन क्या है? ग्रोथ। और ग्रोथ में भी हम अब इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे तो इसको बोला जाता है सेल का बढ़ना। क्या बोलते हैं? सेल का बढ़ना यानी सेल डिवीजन। क्या बोलेंगे इसको? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। तो ग्रोथ मतलब हमारे लिए क्या रहेगा? सेल डिवीजन। ये एक समझा। दूसरा क्या है? हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे बनती है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो सब लोगों ने हेडिंग देना है चैप्टर का और पहला पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट लिखना है जो मैं बोल रहा हूं, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। Types of processes in living organism. तुम्हारा नाम आर्या है, बराबर? हाँ, तो आर्या को क्वेश्चन है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। कितने तरह के सेल होते हैं? दो तरह के सेल होते हैं, या फिर हम दो तरीके से सेल को क्लासिफाई करते हैं। एक नंबर के बेसिस पे और उसके न्यूक्लियस के और उसके ऑर्गेनल के बेसिस पे। पहला तो टाइप है नंबर के बेसिस पे। तो नंबर के बेसिस पे हम दो तरह के सेल बोलते हैं। कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। नहीं। कैसे? नहीं पता है। कैसे? ये तो न्यूक्लियस और उसके ऑर्गेनल के बेसिस पे। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और किसके बेसिस पे? ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स आर दी स्ट्रक्चर्स which support the cell or nucleus for performing सेल का जो फंक्शन है उसका फंक्शन अच्छे से करने के लिए कौन काम करता है? ऑर्गेनल्स। तो इसके बेसिस पे हम क्या बोलते हैं? ये कितने तरह का है? दो तरह का। एक कैसा है? प्रोकैरियोटिक और एक कैसा है? यूकैरियोटिक। एक है यूकैरियोटिक। तो प्रो में और यू में क्या डिफरेंस है वो हम बाद में देखेंगे। पहले हमने क्लासिफाई कर लिया। उसके बाद में दूसरा नंबर के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पे? नंबर। नंबर के बेसिस पे क्या होता है? अरे बोलो। एक सेल है और हजारों सेल है। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तुम लोग कैसे हो? तुम लोग हो मल्टीसेलुलर। एक आध यूनिसेलुलर का एग्जांपल अमीबा है, राइट? तो अलग अलग है अपने पास। तो ये मेनली हम किसको डिवाइड किए? सेल को। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक नंबर के बेसिस पे और एक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बेसिस पे। इसको बोलते हैं प्रिमिटिव सेल, इसको बोलते हैं एडवांस सेल। क्यों? क्योंकि इसमें सेल में जो अपने न्यूक्लियस है, सेल में कौन है? न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस को कवरिंग भी है। इसमें कौन सी कवरिंग है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। साथ में ही ऑर्गेनल्स भी है। साथ में कौन है? ऑर्गेनल्स। फटाफट नाम बता दें क्या? एक एक ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म। ऑर्गेनल नहीं है लेकिन उसका स्पेस है। ठीक है, बोलो। क्लोरोप्लास्ट, प्लांट में मिलेगा क्लोरोप्लास्ट। अब बोलो। राइबोसोम, नहीं याद है? एक होता है लाइसोसोम, एक होता है राइबोसोम। और भी कौन है? वैक्यूल। और कौन है? वेसिकल्स होते हैं या फिर कहो वैक्यूल्स। और कौन होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अलग अलग ये कौन है? ये सारे लोग कौन है? ऑर्गेनल्स। और ये किसके अराउंड में काम कर रहे हैं? न्यूक्लियस के अराउंड में। किसके अराउंड में? न्यूक्लियस के अराउंड में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जरा से लिख देता हूँ। राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद में गोल्जी बॉडी, उसके बाद में वैक्यूल। ये सारे असिस्टेंट है न्यूक्लियस के। किसके? न्यूक्लियस के। ये सारे काम फास्ट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन कौन सी सेल है ये? यूकैरियोटिक सेल। इतना सबको क्लियर हुआ? और ये है प्रोकैरियोटिक। ये कौन है? प्रोकैरियोटिक। इसके अराउंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जितने लोग हैं इनमें से बस एक ही इसको है, राइबोसोम। बस कौन मिलता है? राइबोसोम। सबको इतना में समझा?
डिफरेंस समझा सबको? सिंपल क्वेश्चन पूछूं? ठीक है, आपको क्वेश्चन है, किसका काम फास्ट चलेगा? यूकैरियोटिक का। रीजन क्या है? उसमें काम करने के लिए लोग ज्यादा है, ठीक है, और उनके लिए थोड़ा सा सारा माहौल जो है वो सेफ है। ये न्यूक्लियस के लिए भी थोड़ा सा एक अच्छा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको सेपरेट करती है बाकी चीजों से, समझा? अब ये जो सारा है ये क्यों बताया? क्योंकि तुम्हें एक चीज पता है कि ये जो सेल है ये एक चीज के बेसिस पे काम करती है। सेल का काम, जैसे गाड़ी चलती है उसके लिए क्या चाहिए? पेट्रोल, बराबर है। उसके लिए वो उसका क्या है? एनर्जी सोर्स है, सेल का एनर्जी सोर्स, सेल का एनर्जी सोर्स। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, बराबर है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा क्या प्रोड्यूस करता है जो उसका सोर्स ऑफ एनर्जी है? एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रोड्यूस होते हैं? एटीपी। क्या प्रोड्यूस होते हैं? एटीपी। क्या प्रोड्यूस होते हैं? एटीपी। उसको ही बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इतना सबको समझा? और आगे जाओ। अब एटीपी मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्यों एटीपी चाहिए? इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। किसके लिए एनर्जी है ये? सेल के लिए। अब मैं सिंपल डेफिनेशन पूछ रहा हूं। ग्रुप स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज, कौन होता है? सेल। अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यूज फॉर्म्स ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम कलेक्टिवली बनाएंगे बॉडी, किसी की भी बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इतना समझा? अब सिस्टम्स जो हमने बात की, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, अलग अलग सिस्टम्स है, बराबर है। तो ये किससे बने हुए हैं सब लोग? सेल से। वो सेल काम करेगी तो ये सब लोगों के काम चलेंगे, सेल नहीं करेगी तो इनके काम चलेंगे नहीं। इतना सबको समझा? अब तो कितना जरूरी है इसके बारे में बात करना? बहुत जरूरी है, क्योंकि तब तुम इसको समझोगे, अगर इसको समझोगे। अब इसके लिए क्या चाहिए? एटीपी। ये कहां से मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया तो कोई ऐसा जादू का चिराग तो उसके पास नहीं है जिससे का और एटीपी निकल आएगा। तो क्या है? तो चीज ऐसी है कि अपनी बॉडी ये सारा कुछ फूड से गेन करती है। किससे गेन करती है? फूड। फूड कहां से मिलता है हमें? फूड कहां से? पिज्जा शॉप से नहीं ना? हाँ, उधर से भी मिलेगा, उधर से भी मिलेगा, लेकिन फूड मेनली प्लांट देता है। कौन है? प्लांट। प्लांट एक अल्टीमेट सोर्स है जो एनर्जी हमें देता है। अब फूड में क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। किस किस को पिज्जा पसंद है? सब खाते हैं लेकिन अब यहाँ पे कोई नहीं बता रहा है। ऐसा कोई है कि जिसने अभी तक पिज्जा नहीं खाया है? जिंदगी में कभी नहीं खाया है? सब लोग खाते और फिर भी नहीं बोलते, ठीक है। पिज्जा में जो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल ये हम क्या बना रहे हैं? पिज्जा है। क्या है? पिज्जा है। मान लो पिज्जा है, मान लिया। पिज्जा में क्या क्या हो सकता है? वेजिटेबल्स है, शिमला मिर्ची है, चीज है, मसाले हैं, वीट है, वीट है, हाँ, ये सारे लोग, ये सारे लोग, ये सारे लोग, सारे लोग वहां पे आवाज आ रहा है तुम लोगों का? उतना नहीं होना चाहिए, मेरे को उसमें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। बाकी टाइम तुम एंजॉय करो, मैं भी करता हूँ, ठीक है। और मैं किधर था? पिज्जा के शॉप पे था। हाँ, पिज्जा में क्या किया उसने? तो सारी मटेरियल डाला, तो बाद में आके मुझे पता चला कि वो पिज्जा में 4 चीजें प्रेजेंट थी। क्या चीजें? 4, मेनली 4 चीजें। एक प्रेजेंट है उसमें प्रोटीन, एक क्या प्रेजेंट है उसमें? प्रोटीन। दूसरा प्रेजेंट है उसमें ऑयल के फॉर्म में फैट। तीसरा प्रेजेंट है जो भी प्लांट से मिला है वो कार्बोहाइड्रेट्स। और तीसरा, चौथा या हो सकते हैं कुछ विटामिन भी उसमें मिल जाए, ठीक है। तो ये 4 लोग वहां पे मिलेंगे। तो अब हम थोड़ा सा स्टोरी को क्या करेंगे, आगे ले जाते हैं। तुम्हारे पास एक कोई भी फूड है, हमने माना है, कौन सा फूड है हमारे पास? पिज्जा।
कौन है अपने पास? पिज्जा। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? खाना है। खाओगे ना? पिज्जा है तो रखेंगे नहीं, खाएंगे। ठीक है, ठीक है। क्या है आपके पास? क्या करोगे? इमेजिन करोगे। क्या करोगे? इमेजिन करोगे। क्या करोगे? इमेजिन। होगा कि इमेजिन? इमेजिन होगा क्या? करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम पूरी डायग्राम बनाते बैठे। बस तुमको क्या करना है? इमेजिन करना है। तो मान लो ये फूड पाइप है। ये कौन है? फूड पाइप है। कौन है? फूड पाइप। इसको ही बोलते हैं इसोफेगस। इसको ही बोलते हैं इसोफेगस। ये जो फूड पाइप है ये कंटिन्यू करता है बाद में एक ऑर्गन में जिसका नाम है स्टमक। बाद में किसमें कंटिन्यू करेगा? स्टमक। और इस स्टमक के नीचे इधर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो सारे लोग हैं। समझा? अब होता क्या है, हम यहाँ से फूड को पहली बार जब यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो उसको हम कट करेंगे, च्यू करेंगे, उसमें थोड़ा सलाइवा ऐड करेंगे, ये सारी प्रोसेस होगी। तो वो क्या करती है? लार्ज फूड को, इसको लार्ज फूड को स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड करती है। किसमें डिवाइड करती है? स्मॉल थोड़े से पार्टिकल में, राइट। उस स्मॉल पार्टिकल में कुछ केमिकल ऐड करती है हमारी बॉडी, सलाइवा के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? सलाइवा। वो दोनों मिलके नीचे जाते हैं और स्टमक में आने के बाद, नींद आ रही है? स्टमक में आने के, इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ, स्टमक में आया है। किधर आया है? स्टमक में। वो जो फूड है ना उसमें और केमिकल ऐड होते हैं। हाँ, और केमिकल ऐड होते हैं। वो डाइजेशन करवाते हैं। क्या करते हैं? डाइजेशन। और डाइजेशन होने के बाद में अपने पास तीन चीजें हैं अभी भी। कितनी चीजें हैं? तीन चीजें हैं। कौन कौन है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट कहो या फिर लिपिड कहो, उसको ही बोलते हैं लिपिड या फिर फैट। ये जो तीन चीजें हमने यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ तक लाई थी, अब डाइजेशन हुआ, केमिकल प्रोसीजर्स हुई, उसके बाद में इस स्टमक ने इसको एब्जॉर्ब किया। क्या किया? एब्जॉर्ब। इसको एब्जॉर्ब करने के लिए छोटा फॉर्म चाहिए, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? उसका छोटा फॉर्म अमाइनो एसिड। तो क्या फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है डाइजेस्ट होने के बाद? प्रोटीन डाइजेस्ट होंगे अमाइनो एसिड के फॉर्म में और वही एब्जॉर्ब होंगे। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। और अपने फैट किसके फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं? फैटी एसिड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? फैटी एसिड के फॉर्म में। समझा तुम लोगों को? अब हमारे बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर क्या अवेलेबल है अपने पास? अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड। अब ऐसा किया होता मैंने, ये पिज्जा लिया होता और यहाँ भी एक सेल है, इसको बोला होता खा। खाएगी क्या? नहीं। क्यों? वो चाहती है कि मुझे इतना सब कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे को बस चाहिए क्या है? एटीपी। क्या चाहिए? एटीपी। तो हमें उसको एक सिंपल फॉर्म में ले जाके फिर लास्ट में कन्वर्ट करवाना होता है। किसमें? एटीपी में। सेल को तुम कुछ भी दोगे तो वो लेगा नहीं। क्या चाहिए? एटीपी। अब वो कैसे बनता, कैसे है वो प्रोसेस अब हम देख रहे हैं, राइट। क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था? हाउ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर ये एनर्जी बनती कैसे? और तुमको इसने जो बताया या फिर तुमको भी पता है कि पावर हाउस ऑफ सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। वो हम बाद में देखेंगे कि क्या उसका रोल है उसमें। अब क्या हुआ है? तुम्हारे पास कौन कौन है? अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड। अभी भी एनर्जी बनी है क्या? नहीं बनी है। तो हमें देखना है कि इससे हम एनर्जी कैसे बनाएंगे। तो इससे एनर्जी बनाने के लिए दो प्रोसीजर्स हो सकती है। कितनी प्रोसीजर्स? दो। मतलब दो वेज है। एक वे से हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी को बनाएंगे। एक वे से हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन का विदाउट यूज से एनर्जी बना सकते हैं। तो अगर ऑक्सीजन का यूज करेंगे तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन। और नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनर्जी बनाने के कितने मेथड्स है? दो। एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट 2 मिनट का तुमको ब्रेक है, फिर हम बात करेंगे। चलेगा? फ्रेश हो जाओ 2 मिनट। बाहर कोई नहीं जाएगा, बस सीधे ही 2 मिनट का ब्रेक है।
ठीक है, अब तक तुमको क्या क्या समझा है? अब तक तुमको क्या क्या समझा है? हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम किस चीज की बात कर रहे हैं? एटीपी फॉर्मेशन की। पिज्जा से ही क्या बनेगा? एटीपी। पिज्जा से ही क्या बनेगा? एटीपी। मतलब पिज्जा क्यों एग्जांपल के लिए लिया है? तुम लोग ज्यादा खाते हो इसीलिए, नहीं तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। मैं एप्पल ले सकता था, कुछ भी ले सकता था, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास एक पिज्जा था, उसको थोड़ा थोड़ा हमने ब्रेक कर दिया स्मॉल पार्टिकल्स में, उसमें बहुत सारे हमारे बॉडी के एंजाइम्स ऐड करवाए और उनके वजह से जो लार्ज कंपोनेंट थे फूड में से, उनको हमने और थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जो हमारे सामने अभी है। समझा तुमको ये? अब ये क्या होगा? इस स्टमक से वो एब्जॉर्ब होके किसमें चले जाएंगे? वो चले जाएंगे ब्लड में। किसमें चले जाता है ये सारा कंटेंट? ब्लड में। और ब्लड हार्ट से लेकर बॉडी में हर एक पार्ट में घूमता है। तो ब्लड क्या करेगा? हर एक पार्ट में प्रेजेंट सेल के पास उसको लेकर जाएगा। तो अब सेल के अंदर अभी मैं एक सेल बना रहा हूं, तुमको इमेजिन करना ये क्या है? सेल। तुम कहोगे सर तुम अलग ही करते हो, कभी सर्कल बना देते हो कभी तो ये बस अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। किसके लिए है? अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो ये क्या है? अपने पास एक सेल है। कौन सी सेल है? लेट्स से यूकैरियोटिक सेल है। कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक सेल। और मैं स्पेसिफिक हो रहा हूं, यूकैरियोटिक एनिमल सेल है। यूकैरियोटिक एनिमल सेल है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? सेल वो वरस नहीं, ये जो मैंने बनाया है उसका कवरिंग का नाम क्या है? एनिमल सेल के कवरिंग का नाम क्या है? एनिमल सेल में कवरिंग जो होता है उसका नाम क्या है? एनिमल सेल में, एनिमल में सेल वॉल होती है? नहीं होती। फिर क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। क्या लोग हो रहे तुम लोग? सेल में कैसे बोलना? कैसे होगा? सर मैं बोल रहा जो खामोश रह जाते हैं वो खामोश ही रह जाते हैं। जिंदगी में बोलना भी जरूरी है, ठीक है। मेरे को क्या पता तुम बोलना चाहते थे या नहीं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग कौन है? सेल मेम्ब्रेन। सुनो, उसके बाद इमेजिन करो ये कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ये कौन है? राइबोसोम। और तुमको राइबोसोम का फंक्शन पता है? राइबोसोम क्या काम करता है? क्या काम करता है राइबोसोम? क्या काम करता है? क्या काम करता है? हाँ, इसने क्या बोला? राइबोसोम इज दी प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। और मैंने नहीं बताया तुमको? नहीं बताया सर। नहीं बोला, नहीं बताया सर। बताया सर आपने। बताया था सर। आपने बोला तो बताया। क्लास में सोएगा तो मैं क्या करूंगा? दूसरों को देखते रहेगा तो क्या करेगा? मैंने चैप्टर नंबर 1 में तुमको एक्सप्लेन कर दिया है। यस सर। कैसे राइबोस 1 मतलब आगे भी हुआ है, 9th में नहीं था। राइबोसोम कैसे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है वो हमारा हो चुका है। नेक्स्ट अब किसके लेवल की बात हो रही है? सेल के अंदर क्या चल रहा है? तो सेल के पास में ये तीनों लोग किधर से आए? ब्लड से आए। किधर से आए? ब्लड से आए। हम क्या करेंगे? एक एक का डिस्कशन करेंगे। तीनों से भी हमको क्या करना है? एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, लेकिन हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे सिंपल और जल्दी से ब्रेक होने वाला जो कंपाउंड है वो अपने पास है ग्लूकोज। तो पहले हम किसको ब्रेक करेंगे? ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज को जो ब्रेक करना है तो
ग्लूकोज को कैसे ब्रेक करते हैं? तो ग्लूकोज को हम लेंगे पहले, तो ये कौन है? ग्लूकोज। अब ये किधर है? तो ये किधर है अभी? साइटोप्लाज्म में। किधर है? साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म। इमेजिन करो ये अपना दूसरा ऑर्गेनल है। ये कौन है? दूसरा ऑर्गेनल है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है, इमेजिन करो, ये कौन है? ये कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हमें इमेजिन करना है। क्यों उसको समझना है? क्योंकि वो अपना क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल। तो एनर्जी सारी बनेगी किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है। अब अपने पास ब्रेक करने के लिए कौन है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। तो अब हम क्या करेंगे? ग्लूकोज को अगर हमें ब्रेक करना है तो हमारे पास कुछ प्रोसेसेस होती है सेल के अंदर। किधर होते हैं? सेल। तो 3 प्रोसेसेस है। कितनी प्रोसेस है? 3। उसमें से एक प्रोसेस इधर होगी। किधर होगी? साइटोप्लाज्म में। पहली प्रोसेस कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में। दूसरी प्रोसेस वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके होती है। दूसरी प्रोसेस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और तीसरी प्रोसेस है, वो तीसरी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही, लेकिन उसके इनर मेम्ब्रेन पे होती है। किधर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे। 3 लोकेशन सबको समझे होंगे। फर्स्ट लोकेशन इज द साइटोप्लाज्म, सेकंड लोकेशन इज द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे उसको हम? मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर का उसमें जो मटेरियल है वो क्या है? मैट्रिक्स। तो क्या बोलेंगे हम लोग? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और थर्ड वाली जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सबको इतना हुआ क्लियर? नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि वो प्रोसेसेस क्या है। तो वो प्रोसेसेस समझो। पहली जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं उसको? ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में। ठीक है। सेकंड, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है। ग्लूकोज क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। और किस में ब्रेक होता है? तो हम बोलते हैं उसको पायरुविक एसिड। क्या बोलते हैं उसको? पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड में ब्रेक हो जाएगा। अभी एटीपी बना क्या? अभी क्या बना है? बस पायरुविक एसिड। कितने प्रोसेस करने के बाद एटीपी बनेंगे? किस दुनिया में हो? 3 बोला ना मैंने। किसने 5 बोला? 3। कितने प्रोसेस? 3 प्रोसेस। कितना समझा सबको? पहली कौन सी चल रही है अभी? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट अपने पास क्या है? पायरुविक एसिड। लेकिन अभी एटीपी बना नहीं है। सेकंड, अब क्या होता है? ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड ब्रेक होके एंटर हो जाता है सेल के अंदर। इधर क्या बना? पायरुविक एसिड। अब कहाँ एंटर हो गया? सेल के, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर एंटर हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया में भी किधर? मैट्रिक्स में। किसमें? मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में जाके क्या होता है? उसमें कुछ चेंज आते हैं। तो पायरुविक एसिड जाके कन्वर्ट होता है, एक कंपाउंड है जिसका नाम है एसिटाइल। क्या नाम है? एसिटाइल को एंजाइम ए। क्या नाम बोलते हैं उसको? एसिटाइल को एंजाइम ए। एसिटाइल को एंजाइम ए। इतना क्लियर है? यस। नेक्स्ट, अब जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए अगेन एक बड़ी वाली प्रोसेस में एंटर हो जाता है। किसमें एंटर हो जाता है? बड़ी वाली प्रोसेस में। उसको बोलते हैं, वो एक साइकिल की तरह रिएक्शन है। किसके तरह रिएक्शन है? साइकिल। मतलब वो केमिकल रिएक्शन एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसका एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या होता है मालूम है? ये एसिटाइल कोएंजाइम ये है ना, ये कन्वर्ट होकर सिट्रेट बनाता है। फिर सिस आइकोनाइट्रेट नाम का एक केमिकल बनता है। फिर उससे अल्फा कीटोब्यूटेरेट नाम का है। फिर फ्यूमरेट है, फिर मैलेट है, फिर ऑक्सैलो एसीटेट है। ऐसे कुछ केमिकल्स है। सर इतने नाम क्यों इतने हार्ड नाम है? मैं बता रहा हूँ, सुनो। क्यों बता रहा हूँ? क्यों बता रहा हूँ? इसका एक रीजन है। ये जाके तुम्हें 10th के बाद 11th में जैसे एंट्री करोगे, बायो नहीं लेते, साइंस नहीं लेते। मेरे को नाराज मत कर। बायो ले। बायो तुम्हारे लिए लाइफ में, अगर मेडिकल सिस्टम में घुसना है, सर डॉक्टर नहीं बनेंगे।
फिर मेरे भरोसे करोगे सब कुछ। मैं कितने लोगों को मदद करूंगा मेडिकल सिस्टम के लिए यार। मैं अकेला डॉक्टर काफी नहीं हूँ तुम्हारे पूरे भारत के लिए। ये बनेगा ना सर? वो बनेगा तो फिर कांग्रेचुलेशन है, हम दोनों मिलके क्लिनिक डालेंगे, ठीक है? हो गया। 3 का ए मैं असिस्टेंट नहीं बनाऊंगा उसको, पार्टनर बनाऊंगा। ठीक है। क्यों बता रहा हूँ ये चीजें? ये पूरी एक साइकिल है, इसमें इतने सारे नाम हैं, ये स्टेप बाय स्टेप होने वाली प्रोसेस है। इसको कैसे याद करना है ये 11th में जाके हमें सीखना ही है, लेकिन एक प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग के पर्पस से मैंने तुमको बताया कि ऐसा ऐसा इसमें है। तो क्या होगा, सिस एसिटाइल कोएंजाइम ये ऐसे रिएक्शन में एंटर होगा, बाद में बनाते 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 वो लास्ट वाला प्रोडक्ट बनाएगा और फिर से लास्ट वाला प्रोडक्ट ऐसा कंटिन्यू हो जाता है। समझा ये तुमको? इसको नाम भी उसी के हिसाब से दिया जाता है, इसको बोलते हैं क्रेब साइकिल। कौन सा साइकिल? क्रेब साइकिल। कौन सा? क्रेब साइकिल। और एक नाम इसको देते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल। कौन सा साइकिल? TCA साइकिल। बुक को देखते रहो, बुक में भी कुछ दिया हुआ है। समझा तुमको ये? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। बातें मत करो, मैं जगह चेंज कर दूंगा और इधर बैठा हूँगा कि अलग जगह पे, तुम सोच भी नहीं सकते कि अरे ये क्या हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल के बाद वाली थर्ड प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? अभी एटीपी बना क्या? नहीं बना, अभी तक नहीं बना है। फिर क्रेब साइकिल के बाद में एक और प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद में कंप्लीट जितने भी ग्लूकोज से एटीपी बनने वाले थे वो सारे बन जाते हैं। किसके बाद में? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद में। समझा? और एक ग्लूकोज से टोटल 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एक ग्लूकोज से कितने? 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। सबको इतना समझा क्या? 3 रिएक्शंस के नाम क्या क्या है? एक है ग्लाइकोलाइसिस, एक है क्रेब साइकिल, एक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन तीनों के बाद में टोटल एटीपी 38 बनते हैं एक ग्लूकोज से। सबको इतना समझा? अब ऐसा नहीं है कि एंड में ही बनते हैं, इसमें से 10-12 एटीपी, 2-4 एटीपी क्या होते हैं, इसमें भी बन जाते हैं। इसमें 2-3 एटीपी बनते हैं, इसमें भी 2-3 एटीपी बनते हैं, और इसमें बाकी लास्ट तक एंड तक सारे एटीपी बन जाते हैं। मैंने क्या कहा? एंड का कैलकुलेशन कितना है? 38। अब इसमें कुछ डायरेक्ट एटीपी बनते हैं, कुछ क्या बनते हैं? डायरेक्ट एटीपी बनते हैं, और कुछ एक उसका इनकम्प्लीट फॉर्म है। अभी तक एटीपी नहीं बने हैं, लेकिन कैसा है? इनकम्प्लीट फॉर्म है। उसको बोलते हैं NADH2। क्या बोलते हैं? NADH2। और एक नाम है FADH2। एक क्या है? NADH2 और एक क्या है? FADH2। अब उसमें NAD क्या शो करता है? NAD क्या शो करता है? तो NAD का मतलब है, बुक में जाओ, एक तुमको वहां पे अंडरलाइन करना है, मैं जो पॉइंट बताऊंगा पेज नंबर 14। हाँ, ये वाला उसमें लिखा है, देखो NAD का फुल फॉर्म ये वाला, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और दूसरे वाले का क्या है? फ्लाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। दोनों के तुमको फुल फॉर्म याद रखने। तो और छोटा करो ना फिर, उतना ही रहेगा उससे। NAD तो याद रहेगा ना, बस FAD और NAD ये तुमको याद रखने हैं। और ये हाइड्रोजन है, ये H2 उसके अराउंड में लगाया है। तो क्या है इसका इंपॉर्टेंस, वो मैं तुमको बता रहा हूँ, सुनो। कुछ NADH2 और FADH2 इस वाले प्रोसेस के बीच में बनते हैं, कुछ इस वाले प्रोसेस के बीच में बनते हैं, और जितने भी इन लोगों के बीच में बने हैं वो सारे ब्रेक इस प्रोसेस में होते हैं। तो NADH2 और FADH2 को ब्रेक करने के लिए हम कौन सी साइकिल चलाते हैं, कौन सी प्रोसेस चलाते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये लास्ट में जाके सारे लोग
ये भी एटीपी ही बना देता है, ये इनकम्प्लीट फॉर्म है एटीपी का। बाद में जाके एक NADH2 कितने एटीपी बना सकता है? 3 एटीपी। NADH2 की बात हो रही है, क्वेश्चन समझा ना? तू नहीं बोलेगा क्या? तू सुन तो सही अच्छे से। एक NADH2 कितने एटीपी बना सकता है? 3। और एक FADH2 कितने एटीपी बना सकता है? 2। कितने कितने? 2 है। नेक्स्ट अब क्या क्या किया हम लोगों ने तो लार्ज फूड था, लार्ज फूड हमारे सेल को चलता नहीं है, उसको हमने क्या करवाया? बाइट मतलब कटिंग बिटिंग सारा अपने माउथ में हुआ, कुछ केमिकल ऐड हुए, फिर हमने उसका स्टमक में जाके डाइजेशन करवाया, तो और लार्ज प्रोटीन को हमने और स्मॉल अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, फैटी एसिड को फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट किया। तो ये स्मॉल फॉर्म हमने किए। फिर सेल को ये भी नहीं चाहिए, इसमें से हमने एक छोटे फॉर्म को डिस्कस करने के लिए लिया और वो अपना ग्लूकोज था। तो ग्लूकोज को हमने पहले ग्लाइकोलाइसिस में डाला। किसमें डाला? ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में अपने पास पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड के बाद हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए में फिर हमने उसको क्रेब्स साइकिल में एंटर किया, क्रेब्स साइकिल घूमी, बाद में उसको हमने फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करवाया। ठीक, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तुमको याद रहने चाहिए। ग्लूकोज के बाद पायरुविक एसिड, उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए, उसके बाद ये क्रेब्स साइकिल, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें कुछ एटीपी बन जाते हैं और साथ में इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ एटीपी बन जाते हैं, NADH2 एंड FADH2। इधर भी NADH2 और FADH2 बन जाते हैं और कुछ एटीपी बनते हैं। अब हम ये क्यों चलाते हैं? ETC क्यों करते हैं? बिकॉज हमको ये इनकम्प्लीट को कंप्लीट एटीपी में कन्वर्ट करना है। जो FADH2 इनकम्प्लीट है उसको हमें कंप्लीट एटीपी में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। एक NADH2 बाद में जाके कितने एटीपी बनाएगा? 3। और एक FADH2 बाद में जाके कितने बनाएगा? 2। NAD का क्या फुल फॉर्म है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये उन साइंटिस्ट के नाम हो सकते हैं या फिर कुछ तो रिलेशन होगा जो उन्होंने नामों पे लगाया। हमें उससे कोई लेन देन नहीं। मैं तुमको मेरा नॉलेज शेयर नहीं कर रहा हूं, मुझे किसी ने पढ़ाया था, मैं पढ़ा उस चीज को। उनकी जो मेथड्स थी टीचिंग की, वो टीचिंग की मेथड से मैं तुमको टीचिंग दे रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारा नॉलेज मेरा है, ये नॉलेज किसी ने तो अपने डिस्कवरीज और उन चीजों से बनाया हुआ है। वो सारा नॉलेज हम पढ़ रहे हैं। उन सबको पढ़ाने का कैरियर को मतलब तुम ऐसा कर सकते हो, होने का एक पिज्जा डिलीवरी वाला होता है, उसका कुछ नहीं। पिज्जा बनाया किसने है, खिलाना किसको है, मेथड जो है बीच में ले जाने वाला वो मैं हो सकता हूँ, लेकिन मैं पिज्जा बॉय नहीं हूँ। मैं अभी किस चीज कौन सी चीज कर रहा हूँ? हाँ, तभी मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये कह रहा है कि मैं भी बायोलॉजी बॉय हूँ, बायोलॉजी टीचर हूँ। नेक्स्ट इतना सारा एक्सपीरियंस नहीं झलकता है तुमको। नेक्स्ट चलो आगे। तो तुमको बेसिक आइडिया आ चुका है कि एनर्जी प्रोड्यूस कैसे हो रही है और कहाँ हो रही है। Where is glycolysis occurs? Cytoplasm of cell. Where is Krebs cycle occurs? Matrix of the mitochondria. Where is electron transport chain occur? Inner membrane of mitochondria. किधर होता है? Inner membrane of mitochondria. लोकेशन समझा सबको? कौन सी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है ये तुम्हें याद रखना है। कौन सी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है ये तुम्हें याद रखना है। अभी हम क्या पढ़े? अभी हमने पढ़ा कि कैसे एक ग्लूकोज को हम ब्रेक करके ये सारे कंपाउंड बनाते हैं। समझा सबको? अब मैं क्या करता हूँ, इधर से इसको रब कर देता हूँ, उधर से उसको रब कर देता हूँ और फिर और एक तरीके से तुमको रिवाइज करवाता हूँ। ब्रेक चाहिए? 2 मिनट का ब्रेक चाहिए।
ब्रेक में तुमको कुछ सुनना है? हाँ सर, शायरी सुनना है? बना के लाए सर। हाँ मैंने आज बना के लाई है। चलो हाँ क्या दो क्या दो सुनना तू। लेना ठीक है, मोटिवेशनल शायरी है। सर आप बोलो। मतलब तुमको मोटिवेशनल नहीं सुननी है? बताओ ये- सर, लिखा है तो इतना मुझे बताओ। सुनो क्या है, तेरी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, तेरे संघर्ष पर सवाल है। तेरी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, तेरे संघर्ष पर सवाल है। तू कर सकता है या नहीं, तू कर सकता है या नहीं, ये सवाल नहीं है। तू कर रहा है या नहीं, ये एक सवाल है। ठीक है, तो बहुत इसकी बहुत सारी इच्छा है कि और एक होनी चाहिए, तो थोड़ी अलग बताओ। तो एक मेरे बहुत अच्छे मैं जिनको बहुत मानता हूँ, उनकी वो पोयम है, उस पोयम में वो कुछ शायरियों के अंदाज में कुछ लिखते हैं, तो वो मैं तुमको सुना रहा हूँ। वो क्या लिखते हैं, तुम्हारे दिल की मायूसी जहां से होकर गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खोकर गुजरी है। समझा? तुम्हारे दिल की मायूसी जहां पर होकर गुजरी है, हमारे सारी चालाकी वहीं पर खोकर गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सोकर गुजरी है, हमारी रोकर गुजरी है। ये उसकी है जिसकी जो जो जिनको मैं मानता हूँ, और उनका ऐसा हुआ था, कट गया था। किसी के लाइफ में ऐसा नहीं सर हो, अचानक से बता दिया। हाँ, किसी के लाइफ में ऐसा ना हो, लेकिन हो जाए तो लिख देता है इंसान, और हम पढ़ते हैं बाद में। लेकिन आपने बताया नहीं क्या क्यों मत बोल। चलो आगे। बस तुमको ब्रेक ब्रेक चाहिए था ना, मिला ना? बस हो गया। अब मेरी बात है, सुनो। तुझे तो बहुत हो रहा है, वाह। हाँ? ये सुन, पढ़ना जरूरी है लाइफ में। डॉक्टर बनेगा सर। हाँ, डॉक्टर बनेगा। मेरे 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 लिए कुछ लिमिटेशंस है, नहीं तो मैं भी मैं हुआ। आगे लाइफ प्रोसेस, इतना भी नहीं, मैं अच्छा इंसान हूँ, खुद मानता हूँ। बाकी तुम्हारा क्या है, तुम कुछ भी कहोगे। तो बेसिक आइडिया था कि हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना था। आंसर क्या था अपने लिए, क्या ढूंढना था अपने को? अपने को ढूंढना था हाउ इज एनर्जी प्रोड्यूस, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। तो क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हमने स्टार्ट किया उसको एक लार्ज फूड से, फिर हमने डाइजेस्ट करवाया, थोड़ा स्मॉल फूड बनाया, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फिर उसको और स्मॉल बनाया और सेल के पास लेकर गए। उसको बोला हमने फैटी एसिड, ग्लूकोज एंड प्रोटीन, सॉरी अमीनो एसिड्स। फिर उसको और छोटा करके हमने किसके पास लिए थे, सेल के पास ले गए, और सेल में हमने किसको पहले ब्रेक किया, ग्लूकोज को, और ग्लूकोज को ब्रेक करने के बाद में हमने उसको क्या बनाया, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को ब्रेक करके हमने उसमें क्या बनाया, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए को ब्रेक करके हमने क्या बनाया, क्या बनाया, उसको हमने एंटर करवाया क्रेब साइकिल में। किसमें एंटर करवाया, क्रेब साइकिल में, क्रेब साइकिल में। और क्रेब साइकिल के बाद में हमने बाकी जितने भी अपने पास कौन थे, NADH2 और FADH2। NADH2 और FADH2 थे, उसको हमने किसमें एंटर करवाया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और बाद में जाके अपने पास ओवरऑल टोटल कितने बने, 38 ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम वन सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सबको इतना समझा? यस सर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद में क्या होता है, एसिड, मतलब उधर तुमको अभी इतना डीप नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, H+ वहां पे बढ़ने लगते हैं, उसको बोलते हैं फोटॉन्स। H+ क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। H+ बढ़ेंगे मतलब एसिडिटी का इधर का उधर हो जाएगा, मतलब एसिडिटी बढ़ सकती है
कम हो सकती है, पीएच चेंज होगा। H प्लस बढ़ेंगे तो एसिडिटी 7 की जो अपनी स्केल है, स्केल से नीचे जाएगी, यानी एसिडिटी बनती जाएगी। और OH बढ़ेगा कब? जब OH बढ़ेंगे तब अपनी बेसिसिटी मतलब बेसिक नेचर होता जाएगा उस लिक्विड का। अभी एसिडिटी बढ़ रही है, हमारे बॉडी को क्या है, एक स्पेसिफिक पीएच पे ही काम करने की आदत है। पीएच गड़बड़ हो जाएगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा, तो एनर्जी बन के भी कोई फायदा नहीं है। एक अच्छा काम हो रहा है, एक अच्छा काम क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उसके साथ में ही थोड़ा डिस्टरबेंस है कि उसके साथ में कुछ एसिडिटी में इम्बैलेंस करने के लिए वहां पे कंटेंट भी फॉर्म हो रहा है। सबको आइडिया आया? अब तुम्हारे बॉडी में इस H प्लस को बैलेंस करने के लिए, इन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए एक कंपोनेंट एंट्री लेता है, और उस कंपोनेंट का नाम है, निकाल दो ना, एक कंपोनेंट का नाम है, क्या नाम है, O2। तुम्हारे बॉडी में सांस लेकर तुम किसको भेजते हो अंदर? O2 को, ऑक्सीजन को। क्यों? वो प्रोटॉन्स को बैलेंस करने के लिए। किसको बैलेंस करने के लिए? इन प्रोटॉन्स को बैलेंस करने के लिए। और ये बाद में क्या बन जाते हैं? क्या बनते हैं? H2O। क्या बनते हैं? H2O। मतलब अपने बॉडी में ऑक्सीजन का यूज क्या है? इट बैलेंस द एसिडिटी एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सबको समझा? अगर मैंने क्वेश्चन किया कि बॉडी में जाके रोल क्या है ऑक्सीजन का, इतना ही रोल है, बैलेंस आई पीएच को बैलेंस करेगा, ठीक है ना? तो अब इधर किसका रोल है? ऑक्सीजन का रोल है। तो इसीलिए ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है? इट वर्क एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या फिर मैं इसको ऐसा भी बोलूंगा, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या बोलूंगा? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे बढ़ रहे थे उसको किसने एक्सेप्ट किया? O2 ने। इतना सबको क्लियर हुआ? इस H2O के साथ में और एक यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म हो जाता है, वो है CO2। और CO2 फिर बॉडी से बाहर चला जाता है। इतना समझा? एनर्जी फॉर्मेशन के टाइम पे हम H2O भी बना देते हैं, हम एनर्जी भी बना देते हैं, और हम CO2 भी बना देते हैं। इतना सबको समझा? अब सेल में ये सारी चीजें हुई, और जिसमें O2 यूज होता है, क्या यूज होता है? O2 यूज होता है। उस प्रोसेस को कौन सा रेस्पिरेशन बोलते हैं? कौन सा रेस्पिरेशन बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका मीनिंग समझा तुमको? O2 को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करने की प्रोसेस मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन। आया आइडिया आपका कितना? नेक्स्ट, अब हमने अब तक किसको ब्रेक करवाया है? बस ग्लूकोज को। कौन कौन बचा है अभी? अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। उनके लिए एक अच्छी बात है कि उसको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। इससे अच्छी बात कोई है? नहीं। क्या है उनमें? क्या चीजें सुनो। उनमें यहाँ क्या हुआ था? क्या हुआ था? ये ग्लाइकोलाइसिस। उनमें ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कौन है अपना? अमीनो एसिड। ये कौन है अपना? फैटी एसिड। ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं पायरुविक एसिड में। उनमें कौन बनता नहीं है? ग्लाइकोलाइसिस उनमें नहीं होता है, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होंगे? पायरुविक एसिड में। और बाकी का आगे का सब कुछ सेम है, बाकी का आगे का सब कुछ सेम प्रोसेस रहेगा। फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस उन दोनों के लिए नहीं होगा। ग्लाइकोलाइसिस नाम से ही समझ आ रहा है ये थोड़ा ग्लूकोज से रिलेट कर रहा है, तो ये किसके लिए होगा? बस ग्लूकोज के लिए होगा। तो आज की हमारी कॉन्सेप्ट क्या क्या थी? हमारी कॉन्सेप्ट थी कि हमें समझना था कि हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी को प्रोड्यूस कैसे होती है हमने दो तरीके से समझा, एक एरोबिकली समझा और एक अनएरोबिकली हमें समझना बाकी है। एरोबिक का तुम्हें समझा कि O2 का यूज होता है और बाद में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। अब अनएरोबिक का मैं तुमको नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए कितना था अपना? इतना सारा कॉन्सेप्ट अभी के लिए था। तो तुम्हें पूरा देखना है। मैं 2 मिनट में कुछ तुमको क्वेश्चन पूछूंगा, इसको ऑब्जर्व करते रहो। मैंने अभी लिखवाया नहीं है, लेकिन इसको ऑब्जर्व करो।
क्या ऑब्जर्व करो क्वेश्चंस क्या आ रहे इतने में नहीं बोल रहे चालू हुआ था क्वेश्चन चलो फर्स्ट क्वेश्चन वेयर इज ग्लाइकोलाइसिस अकर्स जिसको पूछा उसको बोलना inside the cytoplasm of cell clear next total number of ATP molecules formed after the complete breakdown of one single glucose molecule 38 glucose molecule 38 ATP molecules ठीक है next बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वेदांत बताएगा तेरा क्या मतलब NAD का फुल फॉर्म क्या सर ए पढ़ के तो मैं बताऊंगा अरे फिर से नहीं पता है लेकिन याद करना है अभी इतना बड़ा नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड रहेंगे यार मैं नेक्स्ट लेक्चर में आके किसी को भी पूछूंगा वो आंसर करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लास्ट जो ईटीसी थी वो ईटीसी का फुल फॉर्म क्या था बस वो बताएगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर चेन हाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन ठीक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोला जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं इजी क्वेश्चन है ना अब थोड़ा सा मैं ऊपर जा रहा हूँ थोड़ा सा और हार्ड करता हूँ उसको नेक्स्ट स्टार्टिंग से एंड तक जो जो स्टेप्स हुए थे 3 सिस्टम हुए वो 3 सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसा तुम एक्सप्लेन करोगे बस स्टार्ट करोगे ग्लूकोज से एंड कर दोगे 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स पे पहले लार्ज फूड जो होता है वो हम लोग सलाइवा के थ्रू एसिड्स ऐड करते हैं फिर वो स्टमक में उसमें और एसिड्स ऐड होते हैं वो डाइजेस्ट होता है फिर प्रोटीन्स लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं उससे अमीनो एसिड्स फैटी एसिड्स और ग्लूकोज बनता है देन ग्लूकोज जाता है सेल में सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें NADH2 और FADH2 बनते हैं प्लस कुछ एटीपी प्लस कुछ 3-4 एटीपी बन जाते हैं सेकंड प्रोसेस जाके होगा किधर होगा सेकंड वाला क्रेब्स साइकिल किधर होगा लोकेशन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फिर क्या होगा वो पायरुविक एसिड कन्वर्ट होके क्या बनाएगा पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए जाके बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए जाके बनाएगा क्रेब साइकिल में घुसेगा तो क्रेब साइकिल में घुसने के बाद लास्ट में उससे क्रेब साइकिल के अंदर थोड़े से इनकम्प्लीट फॉर्म बना देगा तो इनकम्प्लीट फॉर्म क्या थे NADH2 एंड FADH2 एक NADH2 कितने एटीपी बनाएगा 3 एटीपी बनाएगा और एक FADH2 कितने एटीपी बनाएगा 2 और वो कहां बनेंगे ETC की लोकेशन क्या थी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या तुमको जितना मैंने अब तक पढ़ाया वो समझा हमने स्टार्ट किया था एक पिज्जा से और हमने एंड किया है एक एटीपी पे और एटीपी के साथ पे और दो चीजें बॉडी में बनी एक थी H2O और दूसरी थी CO2 दो चीजें एक्स्ट्रा बनी है और जो O2 का यूज हमने किया है इस प्रोसेस में इसकी वजह से हम इस प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं किस पे फोकस करूंगा अनएरोबिक रेस्पिरेशन और पेज नंबर कितना है ये है 15 नंबर पेज उस पे जाके सब लोग एक बार वो चार्ट देखो एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला वाला थोड़ा ब्राउन में दिया है देखो
वो जो है उसमें तुमको समझ आ रहा होगा मैंने क्या पढ़ाया है। वो बॉक्स तुमको समझा है? सब लोग एक बार देख लो अच्छे से। किसका लाओगे? देखो पहले ये क्या है, मिला तुमको ये सब कुछ। अब थोड़ा सा इधर चलो, पेज नंबर 1 पे, 13 पे, 13 फैक्ट्स फैक्ट मतलब ही रिपीट्स दोनों एक ही है। मैंने कितनी बार बोला तुमको लेक्चर में, बोला होगा ये भी फैट एक साथ में बोलता रहता हूँ, कोई ये तो ये दोनों एक ही। नेक्स्ट पहले देखो ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मिली क्या? जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो तुम्हारे बुक का ही टोटल एक्सप्लेन हुआ है, तो उसको तुम घर जाके क्या करोगे, अब एक थोड़ा सा रीडिंग लगाओगे, थोड़ा सा रीडिंग, थोड़ा ये एक ही पेज का है, 1-1.5 पेज में हो जाएगा, तो वो रीडिंग करोगे। दूसरी चीज तुम्हारे लिए क्या टारगेट रहेगा, तो घर जाने के बाद दूसरी चीज है कि नेक्स्ट थोड़ा 1-2 पेज तुमको पढ़ के आना हुआ तो आओ, नहीं तो जैसे है वैसे आओ, लेकिन दोनों भी चलेगा, मेरे को कुछ नहीं, तुम थोड़ा रीडिंग करके आओगे नेक्स्ट पेज तो भी चलेगा, नहीं तो ऐसे भी चलेगा, ठीक है। ओके, कितना टाइम रहेगा अपना? हो गया 5:30 हो गया है। ओके 5:40 हो गया 40 हुआ, 43 हो बस आज के लिए गया। सर आपका कौन सी चैनल